Hello students, now we are going to start new topic, factors influencing solubility of solid in liquid. ठीक है, अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में सॉल्युबिलिटी को देखा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको आपने देखा। यहां पर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि टेम्परेचर है ना, सॉल्यूट सॉल्वेंट का नेचर है, ऐसे ही सॉल्यूट पार्टिकल की साइज, मतलब अगर लार्ज है तो सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करेंगे, अगर स्मॉल है तो सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करेंगे, वो सारा चीज हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यानी इस पर डिस्कस हम लोग करेंगे। ये है बहुत आसान, ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला फैक्टर हम लेते हैं वो लेते हैं टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर को हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी कैसे चेंज होती है उसको देखेंगे। टेम्परेचर, देखिए बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए टेम्परेचर के इफेक्ट को देखने से पहले हम लोग कुछ चीजें रिवाइज करते हैं, ठीक है, बहुत थोड़ा, मतलब बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, उसको रिवाइज करेंगे। आपने पढ़ा है अच्छे से, आपने 11th क्लास में केमिकल इक्विलिब्रियम एक चैप्टर पढ़ा था, याद आ गया, ठीक है। तो उस केमिकल इक्विलिब्रियम में एक छोटा सा प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, बताइए कौन सा? ली चातेलियर प्रिंसिपल, कहीं कहीं पर उसे ली चातेलियर प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। देखिए यहां पर ली चातेलियर्स प्रिंसिपल, ली चातेलियर प्रिंसिपल, ठीक है, ये किसी मतलब कि रिवर्सिबल रिएक्शन में उसके इक्विलिब्रियम स्टेज पर, ठीक है, आपके जो फैक्टर्स टेम्परेचर है, प्रेशर है, कॉन्सेंट्रेशन है, उसको इफेक्ट, मतलब कि उसका जो इफेक्ट है वो हम लोग देखते थे, ठीक है। मतलब कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया घटाया तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता था, है ना, ऐसे ही प्रेशर को घटाया बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम किस ओर शिफ्ट होता था, हम लोग वहां पर अच्छे से डिस्कस किए थे। लेकिन यहां पर केवल हम टेम्परेचर वाले पोर्शन को ही लेकर चलेंगे, ठीक है। देखिए सपोज दैट यहां पर एक रिवर्सिबल रिएक्शन लिख रहे हैं, जैसे सपोज दैट A प्लस बी, ठीक है, ये कैसा है आपका, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिवर्सिबल साइन है, और ये क्या फॉर्म करता है, सपोज दैट ये प्रोडक्ट हो गया। देखिए मैं यहां लिख दे रहा हूं, इट इज अ रिएक्टेंट एंड इट इज अ प्रोडक्ट, ओके। देखिए इसमें रिएक्टेंट क्या होता है, आपके जब प्रोडक्ट में चेंज होते हैं तो इट इज अ फॉरवर्ड डायरेक्शन रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन कैसा हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की ओर हो रहा है। अब यहां पे अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होता है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, यहां पे रिएक्शन कैसा हो गया, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया, यानी कि पीछे की ओर होगा। तो इनका एक रेट होता है, यानी किस रेट से ये आगे जाएंगे, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और किस रेट से बैकवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ पर उनके हम रेट को लिखते हैं। तो देखिए अगर रिएक्शन आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, तो क्या लिखते हैं आप इसको लिखते हैं RF से, ठीक है। ऐसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन कैसे लिखते हो आप, RB से, ओके। रिएक्शन दोनों तरफ हो रहा है, यानी कि एक तरीके के डायनेमिक आपके हैं, डायनेमिक फॉर्म में है, ठीक है। जैसे ही यहां पर इक्विलिब्रियम आते हैं, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि इक्विलिब्रियम पे दोनों का रेट क्या होता है, इक्वल हो जाता है, ठीक है, यानी कि टाइम के साथ चेंज नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं कि रिएक्शन स्टॉप हो गया है, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुआ है, ठीक है। तो उनके मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन, चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, तो आगे पीछे होते रहने से एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि जिससे कि दोनों का रेट क्या होता है, इक्वल हो जाता है, क्लियर है। तो उसी को हम कहते हैं यहां पर इक्विलिब्रियम स्टेज। अब इस इक्विलिब्रियम स्टेज पर हम टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन के इफेक्ट को देखते थे, लेकिन यहां पर हम केवल टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए टेम्परेचर का इफेक्ट, यहां केवल टेम्परेचर को ही वैरी करेंगे, ओके, केवल टेम्परेचर को। देखिए अगर ये हमारा जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, अगर एक्सोथर्मिक है, अगर ये एक्सोथर्मिक है तो उसका मतलब मान लो सपोज दैट
ये प्रोडक्ट के साथ क्यू कैलोरी हीट क्या करता है, ये बाहर निकालता है, यानी कि वॉल्व करता है, ठीक है। और इसी को हम डेल एच मतलब कि एंथैल्पी हीट ऑफ एंथैल्पी चेंज में अगर हम दिखाएंगे डेल्टा एच के फॉर्म में दिखाएंगे तो कैसे दिखाते हैं, माइनस में, यानी कि ये लेस देन जीरो होता है। देखिए ऐसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल एच की जो वैल्यू होती है वो किसमें होती है, नेगेटिव में होती है। तो यहां पर जो क्यू लिखा है प्लस क्यू, तो यहां माइनस क्यू लिख देंगे, ठीक है। यानी कि अगर रिएक्शन के साथ है तो यहां पर प्रोडक्ट के साथ प्लस में है और डेल एच के साथ क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी कि लेस देन जीरो होगा। अब इस केस में आपको टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है, क्लियर है। चलिए देखते हैं। अगर आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, यानी कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन हीट बाहर निकाल रहा है, यानी कि हीट बाहर निकल रही तो एक्सोथर्मिक हुआ, तो आपने क्या किया कि इस पर आपने टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज किया, यानी कि अब आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। क्योंकि ये अभी तक ये जो इक्विलिब्रियम फॉर्म आप देख रहे हो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर था, लेकिन आपने क्या किया कि कांस्टेंट को हटा दिया, और जब कांस्टेंट को हटा दिया तो आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ाया। चलो हम ठीक है टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फिर क्या होता है देखते हैं। तो यहां पर क्या होता है कि ये रिएक्शन हीट बाहर निकाल रहा है आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो आपके बढ़ाया हुआ जो टेम्परेचर का हीट होगा और ये रिएक्शन से निकला हुआ जो हीट होगा वो जुड़ जाएगा, और जब ये जुड़ जाएंगे तो इससे क्या होगा कि प्रोडक्ट क्या होगा, ये रिवर्स डायरेक्शन में आपका क्या होगा, चेंज होना शुरू करेगा। मतलब कि प्रोडक्ट अब रिएक्टेड में ब्रेक होना शुरू कर देगा, जिससे कि ये रिएक्शन हमारा कहां शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इसका इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। देखिए यहां पर यानी कि रिएक्शन हमारा ये इक्विलिब्रियम किधर चला जाएगा, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। भाई ऐसे समझिए, बहुत सिंपल सा है। जैसे कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है, देखिए गर्मी लग रही है, ठीक है। अब मेरे बॉडी से हीट निकल रही है, इसका मतलब मैं क्या हूं, मैं हूं एक्सोथर्मिक। कैसा हूं, एक्सोथर्मिक। और आपने क्या किया कि 2-4 हीटर लगा दिया मेरे रूम में, वहां हीटर लगा दिया, वहां हीटर लगा दिया, तो इस रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा, इस रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा। मेरे बॉडी से भी टेम्परेचर निकल रहा है, मेरे इन्वायरमेंट का भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, मुझे गर्मी ज्यादा लगेगी ना, तो मैं यहां से भागूंगा। यानी कि भागने का मतलब क्या हो, मैं यहां खड़ा होकर नहीं पढ़ाऊंगा। अगर मैं खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं तो ये मेरे लिए फेवरेबल कंडीशन, मेरे लिए उचित वातावरण बनाना होगा। यानी कि टेम्परेचर हमारे रूम का मेरे बॉडी के टेम्परेचर के क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, तभी हम यहां पर पढ़ा पाएंगे। तो आपने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो मैं यहां से भागूंगा। तो भागने का मतलब ये रिएक्शन में क्या हो गया, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए, अगर आपने टेम्परेचर को क्या किया, डिक्रीज किया, जब टेम्परेचर डिक्रीज किया तो इस रिएक्शन से हीट निकल रहा है, टेम्परेचर घटा दिया आपने, तो क्या होगा, ये और ज्यादा हीट निकालेगा, क्योंकि उस टेम्परेचर तक उसको पहुंचना है ना, कि तभी तो वहां पर उस टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन होगा, तभी तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगी। तो इस तरीके से जैसे आपने टेम्परेचर कम किया तो ये क्या करेगा, आपके हीट और ज्यादा निकालेगा। मतलब कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कहां शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कि ये देखिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ये इसके लिए एक फेवरेबल कंडीशन है। ओके, जैसे देखिए आपने क्या किया, अब इस रूम में आपने टेम्परेचर कम कर दिया। मतलब कैसे, आपने एसी लगा दिया, एक एसी यहां लगाया, एक एसी यहां लगाया, ठीक, एक पीछे लगा दिया। तो होगा क्या कि इस रूम का जो आपका टेम्परेचर है वो रिड्यूस होगा। जब रूम का टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो उस रिड्यूस हुए टेम्परेचर के इफेक्ट को कम करने के लिए मैं और ऊर्जा के साथ पढ़ाऊंगा और एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा। तो मेरे बॉडी से जो हीट निकलेगी वो हीट क्या करेगी, इस इन्वायरमेंट के घटे हुए टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, जिससे कि वो मेरे लिए क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा। तभी मैं अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, यानी कि मैं और ज्यादा पढ़ाऊंगा। इसका मतलब और ज्यादा पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, यानी आगे की ओर जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए, अगर ये रिएक्शन हमारा कैसा हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो एंडोथर्मिक में
एंडोथर्मिक में जैसे यहाँ हमने प्लस लिखा था एक्सोथर्मिक के लिए, आप यहाँ क्या करेंगे, आप इसको पहले लिख लीजिएगा, तो मैं यहाँ मिटा के लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू कैलोरी। अब ये माइनस क्यू कैलोरी जब रिएक्टेंट की तरफ लिखोगे तो ये क्या होगा, प्लस क्यू आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब ये रिएक्टेंट इस हीट को एब्जॉर्ब करके तभी आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट यहां बना रहा है। कहने का मतलब कि इस रिएक्टेंट की जो खुराक है वो क्या है, हीट है, यानी कि हीट को खाएगा तभी वो आगे की ओर जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर डेल्टा एच के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, डेल्टा एच के फॉर्म में लिखेंगे तो प्लस में लिखा जाएगा, प्लस क्यू कैलोरी। ठीक है, याद रखिए डेल्टा एच जो लिखेंगे यहाँ पर प्लस में लिखेंगे और रिएक्शन के साथ यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि इस केस में रिएक्टेंट की हीट ज्यादा होगी ना, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है तभी वो आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, आप जानते हो ये देखो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता था, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिखते थे। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर क्या किया, प्लस किया है। तो यहाँ देखिए आपने क्या किया, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, यानी कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। भाई जब टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो अब ये रिएक्टेंट हीट को एब्जॉर्ब करके ही आगे जा रहा था, आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया। ठीक है, तो क्या होगा, ये रिएक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अब ये बताइए, ऐसे समझिए जैसे कि मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, रसगुल्ला, ठीक है, गुलाब जामुन। अब आपने मैं दो गुलाब जामुन खाकर बड़ी ऊर्जा के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है, बड़ी एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ पढ़ाऊंगा। अब किसी स्टूडेंट ने 4 रसगुल्ला और ले आया, तो बताइए मेरे लिए क्या कंडीशन होगी, यानी कि 2 रसगुल्ला खा के तो मैं पढ़ा ही रहा हूं, 4 रसगुल्ला खा के और पढ़ाऊंगा, तो मतलब ये मेरे लिए एक फेवरेबल कंडीशन हो जाएगी, मतलब और ज्यादा पढ़ाऊंगा। कहने का मतलब ये हीट आपने बढ़ाया, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया, तो उस हीट को और ज्यादा एब्जॉर्ब करके ये हमारा जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, शिफ्ट होगा। मतलब इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा, आपके आगे की तरफ, मतलब कि ये चला जाएगा कहां, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपका क्या होगा, शिफ्ट होगा। एफडी का मतलब क्या हुआ, फॉरवर्ड डायरेक्शन, और बीडी का मतलब हुआ बैकवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए यहां पे टेम्परेचर आपने क्या किया, कम कर दिया, टेम्परेचर कम कर दिया, मतलब जो 2 रसगुल्ला में खाता था वो भी छीन लिया आपने। तो बताइए क्या मैं उतने एक्साइटमेंट के साथ आपको पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, तो बिल्कुल वही चीज यहां पर है, यानी कि ये हीट एब्जॉर्ब करके ही आगे जा रहा था और आपने वो भी हीट कम कर दिया, तो इससे क्या हुआ, इससे रिएक्शन हमारा क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, शिफ्ट होगा। मतलब कि जो इक्विलिब्रियम है वो किधर शिफ्ट होगा, आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये आपका पीछे चला आएगा। ओके, तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर अप्लाई करना है। कैसे, देखिए यहां पर देखिए, सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट देन इट फॉर्म सॉल्यूशन, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है यहाँ पर, डायनेमिक इक्विलिब्रियम फॉर्म, देखिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ पे एग्जिस्ट होता है। ठीक है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम मैंने बताया था, यानी कि जितना ज्यादा सॉल्यूट में डिसॉल्व होता जाएगा, सोल्यूशन बनता जाएगा। जैसे ही सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, तो वैसे ही सॉल्यूट का डिसोल्यूशन, यानी कि सॉल्यूट का घुलना बंद हो जाएगा। फिर वो क्या करेगा, फिर वो सेटल डाउन होगा, मतलब उसका प्रेसिपिटेशन होगा। बात समझ में आ गया, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहे हैं, मतलब कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। क्लियर है, तो अगर यहां पर सॉल्यूट ऐसा हो कि आपने सॉल्वेंट में डाला, ठीक है, सॉल्वेंट में मिक्स किया और वहां पे हीट बढ़ गई, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया। देखिए एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, ठीक है, जैसे कि कॉपर सल्फेट हो गया, सॉरी कैल्शियम सल्फेट हो गया, है ना, कैल्शियम सल्फेट हो गया, और आपके क्या हो जाएंगे, ये कैल्शियम क्रोमेट हो जाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये सब जैसे ही आप सॉल्वेंट में डालते हो, मतलब वाटर में डालते हो, तो हीट निकलती है, तो मतलब वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो आपने क्या किया, अगर टेम्परेचर बढ़ाया, बताइए अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया तो क्या ये सॉल्यूट सॉल्वेंट में क्या वो ज्यादा से ज्यादा मिक्स होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होगा, नहीं होगा।
मतलब कि अगर ये डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ठीक है, यानी कि इसमें आपका डिसॉल्व हो रहा है और ये किसमें चेंज हो रहा है, सॉल्यूशन में, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, यानी कि आपके उसको सॉल्विंग हो रहा है। और यह प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। व्हेन अ डिसोल्यूशन प्रोसेस इज अ एक्सोथर्मिक, तो उस केस में टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी भाई, क्योंकि ये सॉल्यूट जब आपके सॉल्वेंट में मिक्स हुआ तो हीट निकाल रहा है, तो हीट निकाल रहा है, तो आपने टेम्परेचर जब बढ़ाया तो वो क्या होगा, वो दोनों हीट एडअप हो जाएंगे, मिल जाएंगे, तो उस केस में प्रेसिपिटेशन ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत घुलेगा, उसके बाद घुलना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर यही डिसोल्यूशन प्रोसेस, ये एक्सोथर्मिक की बात हो गई, अगर यही डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक हो, एंडोथर्मिक, ठीक, अगर ये डेल्टा एच के फॉर्म में अगर लिखें तो डेल सॉल्विल एच, मतलब किसे कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्विलिटी इज लेस देन 0, तो इस केस में ये हो जाएगा। तो अगर यहां एंडोथर्मिक है यानी कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्विलिटी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा अच्छे से, ठीक है। तो इस केस में अच्छा यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखना भूल गए, मैं लिख दे रहा हूं। अगर टेम्परेचर आपकी डिक्रीज हुई तो बताइए सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब जैसे कि कॉपर सॉरी कैल्शियम सल्फेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है, आप थोड़ा ठंडा पानी ले लीजिए, ठीक है, कोल्ड वाटर ले लीजिए, तो कोल्ड वाटर में आप देखोगे तो ज्यादा डिजॉल्व होंगे। क्यों, क्योंकि जैसे उसमें डालते हो तो बुदबुदाहट के साथ क्या निकलती है, हीट निकलती है, मतलब कि उसमें टेम्परेचर बढ़ता है, तो जितना ठंडा रहेगा उतना ज्यादा घुलेगा, ठीक है, तो मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। किस केस में, जब वो एक्सोथर्मिक हो, ठीक है। लेकिन देखो यही केस यहाँ एंडोथर्मिक है, बिल्कुल यही वाला ली-सार्तिले प्रिंसिपल वहां अप्लाई हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो उस केस में आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी भी हमारी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब जैसे कि आप देखिए पोटेशियम नाइट्रेट है ना, KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट, ऐसे ही आप देख सकते हो ये सोडियम नाइट्रेट, NaNO3, ये सब ऐसे सॉल्यूट होते हैं जो हीट एब्जॉर्ब करके ही डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका NaCl ले लीजिए, ठीक है, गर्म पानी में हॉट वाटर में आप देखो NaCl ज्यादा डिसॉल्व होता है ना, कोल्ड वाटर में NaCl जो सॉल्ट है, नमक जो आप खाते हो, वो कम डिसॉल्व होता है। यानी वो कैसा होता है, एंडोथर्मिक, मतलब हीट एब्जॉर्ब करके ही क्या होगा उसमें डिसॉल्व होता है, यानी उसका डिसोल्यूशन प्रोसेस कैसा होता है, एंडोथर्मिक होता है। यानी कि एंडोथर्मिक में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर आपने टेम्परेचर को कम कर दिया, भाई उसकी खुराक क्या थी, हीट था, अब आपने वो भी कम कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि यहां पर अगर आपने डिसोल्यूशन अगर एक्सोथर्मिक है, ठीक है, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस क्या हो, एक्सोथर्मिक हो, तो उस केस में टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब कि ये रिएक्शन कहां आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, मतलब कि वहां सॉल्यूट कम डिसॉल्व होंगे, ठीक है। अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगा, मतलब कि ये चला जाएगा कहां पर, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। एंडोथर्मिक में क्या होंगे आपके, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, मतलब कहां जाएगा रिएक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब सॉल्यूट डिसॉल्व होके सॉल्यूशन बनाएगा, वो आगे की ओर जाएगा। और अगर यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो ये किधर आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से है ली-सार्तिले प्रिंसिपल की तरह। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हैं, ठीक है। तो उसको आप लोग कोई दिक्कत हो आप बताइएगा, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट इसका फैक्टर देखते हैं कौन सा है यहां पर। नेक्स्ट यहां पे देखते हैं नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। क्लियर, देखिए यहां पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर जो है उसकी सॉल्युबिलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि सॉल्यूट का नेचर कैसा होना चाहिए और सॉल्वेंट का नेचर कैसा होना चाहिए,
जिससे कि दोनों आसानी से इजीली डिसॉल्व हो सके, ठीक है, जिससे कि सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या हो, बढ़ सके, ज्यादा हो सके। तो यहां देखिए मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इस सेंटेंस को आप लोग जो भी मैं लिखा करूं उसको आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लिया करो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे स्टूडेंट जो बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, जो रिटन एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये सब के लिए ही इंपॉर्टेंट है और इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसको और पढ़ के फिर हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। इट इज ऑब्जर्व दैट पोलर सॉल्यूट्स डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट्स एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। फर्स्ट स्टॉप है, इन जनरल a solute dissolves in a solvent if the intermolecular interaction are similar in the two, यानी कि दोनों में solute और solvent दोनों में intermolecular interaction क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। that is like dissolve like। ये देखिए जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी वो मंत्र देते हैं ना कि ये मंत्र दिया, तो वैसे ही सॉल्युबिलिटी का ये मंत्र है, ठीक है। लाइक डिसॉल्व लाइक, जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्वेंट, वो मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब यह है कि पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में मिक्स होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिक्स होंगे। लेकिन अगर पोलर और नॉन पोलर आ गया तो वो मिक्स नहीं होंगे, वहां सॉल्युबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर, जैसे कि यहां पर आपने लिया पोलर सॉल्यूट, ठीक है, और ये है पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्यूट जैसे आपने लिया NaCl सॉल्ट, NaCl है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, ऐसे HCl, ठीक है, H2SO4, ये सब कैसे होते हैं, पोलर सॉल्यूट होते हैं, ठीक है, यानी कि इनका नेचर कैसा होता है, पोलर होता है। और पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, H2 इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, ये माना जाता है, तो इसका भी नेचर कैसा होता है, पोलर नेचर होते हैं, यानी कि इसके एक एंड कैसा होता है नेगेटिव, एक एंड कैसा होता है पॉजिटिव, ठीक है। यानी कि जैसे ऐसे देख लीजिए, जैसे कि HO और ये H, ठीक है, H2 है ना, OH माइनस और H प्लस, तो ये क्या होते हैं, जैसे इनको आप मिक्स करते हो तो इनमें इंटरेक्शन होता है, ठीक है, एक तरीके का आयनिक इंटरेक्शन होता है, ठीक है, डाइपोल टाइप का इंटरेक्शन होते हैं, जिससे कि सॉल्यूट आसानी से सॉल्वेंट में क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं और सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज करती है। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपने NaCl यानी कि सॉल्ट, NaCl जो आपके नमक होते हैं, उनके क्रिस्टल को आप वाटर में जैसे ही ऐड करते हो तो वाटर मॉलिक्यूल के जो ये आपके नेगेटिव और पॉजिटिव हैं, ये इनको अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि NaCl का ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो वाटर मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड ये किसको अट्रैक्ट करेगा, इसके नेगेटिव को, ये इस तरीके से। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल का जो नेगेटिव एंड होगा वो सॉल्ट के पॉजिटिव पार्ट को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि सॉल्ट के बीच, ये जो आपके सॉल्ट के जो आयन के बीच में जो आयनिक बॉन्ड है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होगा, वीक हो जाएगा, जिससे कि ये आसानी से ब्रेक हो जाएंगे और इसी वाटर में क्या होंगे, वो डिसॉल्व हो जाएंगे, यानी कि वो आपके क्या हो जाएंगे, एक सोल्यूशन फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। यानी कि NaCl उसमें बिल्कुल होमोजीनियसली जो होता है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और एक सोल्यूशन वहां बना लेगा। लेकिन अब केस देखो हमने बदल दिया, अब देखो यहां पे केस हमने क्या किया, चेंज किया। अब यहां पर पोलर सॉल्यूट, ठीक है, और नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि नॉन पोलर सॉल्यूट एंड पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, इनमें से दो कोई भी जो है नॉन पोलर और पोलर में कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि आपने यहां पर पोलर सॉल्यूट में आपने लिया NaCl, ओके, और नॉन पोलर सॉल्यूट में क्या लिया, ऑयल। तो आप जानते हो कि जैसे मस्टर्ड ऑयल जो हमारे घरों में सरसों का तेल होता है, उसमें आप नमक डालते हो, NaCl सॉल्ट डालते हो तो मिक्स नहीं होता,
उसके क्रिस्टल उस वहीं पर जो है उसके बॉटम पर जो होते पड़े रहते हैं, उनमें दिख जाएंगे आपको कि आपके सॉल्ट के क्या है, क्रिस्टल है। ठीक है, यानी देखिए इस तरह से ये ऑयल है, ऑयल, और ये NaCl के क्रिस्टल, ठीक है, वहीं पे नीचे पड़े रहेंगे। मतलब कि ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो NaCl के जो क्रिस्टल हैं, जो सॉल्ट के क्रिस्टल हैं, वो ऑयल में एक तरीके से बिन बुलाए क्या है, मेहमान है। ठीक है, यानी बिना बुलाए जो है चले आए। ठीक, तो यहाँ पे वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं होंगे, वो वहां पे पड़े रहेंगे, यानी कि सॉल्युबिलिटी यहाँ क्या है, बिल्कुल जीरो है। ऐसे ही नेक्स्ट केस यहां ले सकते हैं, नॉन पोलर सोल्यूट, ठीक है, एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, इनमें इंटरेक्शन होंगे, ये डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, नॉन पोलर सोल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में इजीली जो होंगे वो डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि ऑयल है, ठीक है, ऑयल, ग्रीस, ठीक है, देखिए, और ग्रीस जो है ऑयल में आसानी से क्या होता है, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ऑयल भी कैसा है, नॉन पोलर, ग्रीस भी कैसा है, नॉन पोलर। ऐसे ही डिफरेंट ऑयल आप देखिए, है ना, वो भी डिसॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि डीजल, पेट्रोल मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 ये कैसा होता है, नॉन पोलर। बेंजीन यानी कि C6H6 ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, तो जितने भी नॉन पोलर सोल्यूट और सॉल्वेंट हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और वो क्या फॉर्म करेंगे, आपके सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे। ठीक है, उनमें सॉल्युबिलिटी क्या होगी, उनकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, जिसमें वो डिसॉल्व होंगे। तो इस तरीके से ये पार्ट पूरा हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल्स की साइज कैसी हो कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर, तो पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। देखिए इसमें होता क्या है कि अगर सॉल्यूट पार्टिकल की साइज अगर बड़ी है, यानी कि उसके क्रिस्टल जो होते हैं अगर बड़े हैं, तो उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो थोड़ी कम होगी, यानी कि धीरे धीरे वो क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। क्योंकि क्रिस्टल से जो आपके सॉल्ट क्रिस्टल में जो आपके सॉल्यूट हैं वो धीरे धीरे फ्री होंगे। लेकिन वहीं पर उसी क्रिस्टल को अगर हम क्या करें, उसके पार्टिकल साइज को क्या करें, कम कर दें। ठीक है, यानी पाउडर फॉर्म में ले लें, और जैसे ही सॉल्वेंट डिसॉल्व कर देंगे तो वो क्या होंगे, बहुत तेजी के साथ क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। जैसे आप ऐसे समझिए कि जैसे कि हमने सॉल्ट है, नमक है, अगर नमक के बड़े पार्टिकल्स ले लें, ठीक है, उसके क्रिस्टल जो हैं बड़े साइज के हों, और वहीं पर ही टाटा नमक ले लीजिए जो आपके घरों में आता है, वो कैसा होता है, उसकी पार्टिकल साइज देखिए बहुत ही कम होती है, बिल्कुल एकदम पाउडर फॉर्म में होता है। तो एक बड़े क्रिस्टल को वाटर में मिक्स करिए सेम टेम्परेचर में, और फिर दूसरे मतलब कि बीकर में वाटर लेकर उसमें आप क्या करिए, स्मॉल साइज के जो आपके NaCl उसको मिक्स करिए। तो स्मॉल साइज वाला जो सॉल्ट है वो देखो बहुत तेजी के साथ मिक्स हो जाएगा, बिल्कुल गायब हो जाएगा। लेकिन जो लार्ज साइज वाला है वो उसमें जाएगा, धीरे धीरे वो गलेगा, मतलब कि धीरे धीरे उसको क्या होगा, डिसोल्यूशन क्या होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। तो वही चीज यहां पर है, अगर पार्टिकल साइज बहुत कम है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, और अगर पार्टिकल साइज अगर बड़ी है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, थोड़ी डिक्रीज करेगी, या डिसोल्यूशन प्रोसेस बहुत ही कम होगा। देखिए यहां पर सॉल्युबिलिटी ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल ऑफ सोल्यूट इज वेरी हाई देन द लार्ज साइज पार्टिकल। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया कि यहां पर आप 2 बीकर लीजिए, यहां पे आपने 2 बीकर लिया हुआ है, ये देखिए, और दोनों में ही आपने वाटर फिल्ड किया है सेम टेम्परेचर पे। यहां भी वाटर है और इसमें भी वाटर, ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट है। यहां पे आपने सॉल्ट लिया NaCl, एग्जाम्पल के लिए आप शुगर भी ले सकते हो, चीनी के जो क्रिस्टल हो उसको भी ले सकते हैं। यहां भी NaCl लिया, NaCl, तो इसकी पार्टिकल साइज क्या है, बड़ी है, लार्ज है, और इसके पार्टिकल साइज क्या है, स्मॉल है, बहुत छोटे हैं। ठीक है, यहां पर ये लार्ज पार्टिकल साइज और ये स्मॉल पार्टिकल साइज। ठीक है, तो लार्ज पार्टिकल साइज में अगर आप देखिए तो
तो जो सॉल्ट के मतलब जो सॉल्यूट हैं उसका सरफेस एरिया थोड़ा कम होता है, लेकिन जो स्मॉल साइज वाले होते हैं उनका सरफेस एरिया क्या होता है, ज्यादा होता है, चारों तरफ से वाटर मॉलिक्यूल उस पर अटैक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, तो ये इसमें डिसॉल्व करेंगे तो बहुत धीरे धीरे क्या होगा, इसका डिसोल्यूशन होगा, मतलब सॉल्ट यहाँ फ्री होंगे लेकिन बहुत धीरे धीरे होंगे। लेकिन ये जैसे ही आपको वाटर में मिक्स होंगे ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाएंगे, बिल्कुल गायब हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर में पूरी तरीके से क्या होंगे, वो डिसॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट ये भी आपने पढ़ा होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा। कॉमन आयन में होता क्या है, पहले इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ लेस सॉल्युबल सॉल्ट विल बी सप्रेस्ड। सप्रेस्ड मतलब कम हो जाता है, दब जाता है। ठीक है, सप्रेस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन, यानी कि कॉमन आयन के प्रेजेंस में जो लेस सॉल्युबल हमारे सॉल्ट हैं उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो जैसे देखिए एग्जांपल यहां पर, जैसे कि AgCl है, सिल्वर क्लोराइड। ओके, तो सिल्वर क्लोराइड क्या है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसका जो डिसोसिएशन है यानी इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये कम होती है, यानी कि ये Ag+ और Cl-। ठीक है, ये इसमें डिसोसिएट नहीं हो पाता, वाटर में नहीं डिसॉल्व हो पाता, यानी कि वाटर जो है इसको इनके आयनों में ब्रेक नहीं कर पाता, इससे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। अब देखिए इसकी सॉल्युबिलिटी और कम हो जाएगी कब, जब आप इसमें क्या मिक्स कर दोगे, NaCl। तो NaCl कैसा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये क्या होगा, ये ब्रेक कर जाएगा Na+ और Cl-, मतलब कि ये 100% लगभग क्या है, डिसोसिएट हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखो तो Cl- AgCl का और Cl- NaCl का यही हमारा क्या है, कॉमन आयन है। कैसा है, कॉमन आयन। ठीक है, यानी कि इस पूरे में आप देखो तो यही आपके आयन क्या है, Cl- क्या है, कॉमन आयन। तो इसी कॉमन आयन के प्रेजेंस में AgCl का जो डिसोसिएशन है ये और कम हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे आप आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने देखा होगा ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, वहां पढ़ा होगा आपने। तो यानी कि जो हमारा लॉ ऑफ मास एक्शन है वो इसी पर अप्लाई होता है। ठीक है, नहीं जो हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखते हैं ये इसी पर लिखते हैं, है ना। तो इसलिए इसकी मतलब उसमें क्या होता था कि कॉमन आयन आ जाने पर हमेशा जो लेस सॉल्युबल आपके जो सॉल्ट होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपका यहाँ पर सॉलिड का, ठीक है, किसी लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले जो फैक्टर थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है, यहाँ पर याद रखिएगा प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर इसकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ ले तो ये बताइए भाई, सॉलिड की किसी लिक्विड सॉल्वेंट में प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता, तो क्या बताओगे आप बताएंगे क्योंकि लिक्विड और सॉलिड ये क्या होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल होने की वजह से ये कंप्रेस नहीं होते भाई, वॉल्यूम नहीं चेंज होगा। जब वॉल्यूम नहीं चेंज होगा तो प्रेशर किस काम का। ठीक है, यानी कि प्रेशर तभी अफेक्ट करेगा जब आपका वॉल्यूम चेंज हो। तो लिक्विड यानी कि लिक्विड और सॉलिड दोनों कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इसीलिए इस पर प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तरीके से आपका ये जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करिएगा, अच्छे से इसको तैयारी करिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम को पूरा सॉल्व करूंगा। ठीक है, आप लोग वीडियो लेक्चर को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, पहले वीडियो आप तक पहुंच सके, जिससे कि आप उससे अच्छे से और सीख सके। ओके, थैंक यू।